नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज सबसे पहले चर्चा हमारे समाज के एक बड़े वर्ग की, उस मानसिकता की जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि स्वतंत्रता, समता और आपसी भाईचारा यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी वो बुनियादी गुण हैं जिनके बिना आप एक न्यायप्रिय समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय की बात साफ कही गई है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आपसी बंधुता यानी कि भाईचारा बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन आए दिन देश के अलग अलग इलाकों से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि संविधान के ये जो मूल उद्देश्य हैं अभी तक हमारे समाज में पूरी तरीके से उतर नहीं पाए। समाज का एक बड़ा वर्ग तो शायद आज भी अपनी कथित जातीय श्रेष्ठता के दंभ भरता है और उससे उभर नहीं पाया। मध्य प्रदेश के सागर की ताजा घटना है। सागर के बरोदिया नौनागीर गांव में 24 अगस्त को अनुसूचित जाति के 18 साल के एक युवक नितिन अहिरवार को गांव के गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला। बेटे को बचाने आई मां की बुरी तरीके से पिटाई की गई। कथित तौर पर उनके कपड़े तक उतार दिए गए। यह सब सिर्फ इसलिए कि इस दलित युवक की बहन ने छेड़छाड़ के आरोपियों के खिलाफ 4 साल पहले केस दर्ज कराए थे। केस को वापस लेने से इनकार कर दिया था। 2019 में इन आरोपियों ने नितिन अहिरवार की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी। उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वो जेल गए, जमानत पर बाहर निकले तो केस वापस लेने का दबाव बनता रहा। परिवार ने इससे इनकार कर दिया तो आरोपियों ने मां बेटे के साथ यह हैवानियत भरा सलूक किया। और सोचिए, यह सब 2023 में हो रहा है। के हमारे का बड़ा उतार दे सब। फिर पुलिस वाले आ गए तो उनकी नज़र पड़ी तो फिर बेटा वाले आए। परसों के दिन 2 बजे रात पुलिस आई तो गेट खोले। गेट के बाहर ही खड़े थे 2 पुलिस वाले। हमने इतनी बात पूछ पाई कि सर कौन सी बात हो गई, कौन सी ना वो में ले जा रहा है आप? तो कहने लगे कुछ नहीं, कोई जानकारी लेने। फिर दूसरे दिन को शाम को ही हम लालू सब्जी लेवेगा तो हमने पीछे से गए तो ये सब मार रहे थे। फिर हमने खूब बचा, नहीं बच पाया, हमें मारा बहुत, हमें बेपर्दा कर दो। तो इस मामले में आरोप गांव की सरपंच के पति और उसके रिश्तेदारों पर लगा है। ये आरोपी सिर्फ मारपीट पर ही नहीं रुके, उन्होंने पीड़ितों के घर में जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया। इस बीच पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधर आरोपी को सख्त से सख्त सजा की मांग को लेकर पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गया। पीड़ित परिवार आरोपी का घर ढहाने की भी मांग करने लगा है। लेकिन प्रशासन के काफी मनाने के और सख्त कार्रवाई को आश्वासन जो उन्होंने दिया है उसको देने के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार है। इसके बाद राज्य में विपक्षी कांग्रेस की एक टीम गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और घटना के लिए राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार को जिम्मेदार बताया। उधर राज्य सरकार का कहना है कि कांग्रेस मामले में राजनीति कर रही है। सरकार की दलील है कि यह मामला जातिगत रंजिश का नहीं बल्कि पारिवारिक रंजिश का है। भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। उनको गरीब अनुसूचित जाति की महिलाओं पर, बहनों पर अत्याचार होता है तो उनको राजनीति दिखती है। कार्रवाई न करके इससे सिद्ध होता है कि उनका संरक्षण में, भाजपा के संरक्षण में ये घटनाएं घट रही हैं। ये घटना 2 पक्षों के विवाद की घटना है। घटना दुखद है, पर इसको राजनीतिक रंग देना ये ठीक नहीं है।
कांग्रेस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस समाजों को बांटने की कोशिश करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास चुनाव में कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं आपको, मैं इस बुलडोजर प्रथा का बहुत बड़ा समर्थक नहीं कि घर गिरा देना, लेकिन जहां पर सामूहिक रूप से दलितों के खिलाफ अन्याय हो, वहां सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को अमल में लानी चाहिए। जैसा मैंने मध्य प्रदेश के पीड़ित परिवार से उस बच्ची से बात की, अभी उनकी माँ से, उनके भाइयों से बात की, और उन्होंने जिस तरह से मुझे घटना बताई, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपराधी इन्वॉल्व थे, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी। जिस तरह से घटना हुई है उसमें, उस पूरी घटना में ऐसा लगता है कि पुलिस की जानकारी में होकर पूरी घटना हुई है। जिस तरह से पीड़िता के छोटे भाई को एक दिन पहले पुलिस के जरिए पुलिस से अरेस्ट करा दिया जाता है और वो बड़े पैमाने पे आते हैं। 3 साल पुरानी घटना, आप इसको यहाँ भी जुडिशियल का फेलियर भी देखिए कि 3 साल की जो घटना, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ 20 दिन में 30 दिन में अपराधियों को सजा होने लगी। 3 साल हो गए घटना को। वो दबाव बना रहे हैं कि इसमें आप फैसला कीजिए, राजीनामा कीजिए। वो जब बड़ी संख्या में उनके घर पे जाते हैं, वो राजीनामा के लिए उनकी माँ हाँ भी कर देती है, लेकिन उन रास्ते में आते उनका भाई मिल जाता है, उसको वो पीटते हैं, वो बेहोश जाता है, उसको पीटते हैं, उनकी माँ बचाने जाती है। और ये शर्मनाक है, सिर्फ दलितों के नहीं, महिलाओं को के तौर पे शर्मनाक है कि उसकी माँ को निवस्त्र करके पीटा जाता है, उनका हाथ फ्रैक्चर है, उनके मुंह पे चोट लगी हुई है, उनको और ऐसी जगह पे कई जगह चोट लगी जो मैं आपसे कह भी नहीं सकता हूं। और फिर वो सारे आरोपी वापिस जाके पीड़िता के घर को गिरा देते हैं। ये बात स्पष्ट करती है कि इतना समय उनको के पास था और उनको पता था पुलिस कुछ आने वाली नहीं है, तो पुलिस की मिली भगत से और सत्ता के संरक्षण से इन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये एक डर पैदा किया जा रहा है, कि हम आपकी बच्चों के साथ अन्याय करेंगे, छेड़खानी करेंगे, रेप हत्या करेंगे, और अगर आप हमारे खिलाफ कोर्ट में जाओगे, जैसे आजादी से पहले होता था, जब तक भारतीय संविधान नहीं था, तो आप हमारे खिलाफ अगर कुछ करोगे तो इसकी भी सजा हम आपको देंगे। तो ये संविधान के जरिए चलने वाले मध्य प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद को कहते हैं कि मैं मामा हूं, मैं यहाँ लाडली बहन योजना चला रहा हूं, आज इन बहनों की, जिसने अपना भाई खो दिया, अगर पुलिस ने लापरवाही ना बरती होती तो वो बच्चा जिंदा होता। और उनकी माँ को जो पीटा गया, कहाँ है मुख्यमंत्री? क्यों नहीं परिवार से मिलने गए अभी तक? क्यों उनको जो है दलितों का दुख नहीं दिखाई दिया? चुनाव के समय उनके यहाँ खाना खाने जाते हैं, उनके पैर दबाते हैं, पैर धोते हैं प्राइम मिनिस्टर भी। आज तो एक शब्द नहीं निकल रहा है। कहाँ है हमारा जो है महिला आयोग, कहाँ है? क्यों वो इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्यों हमारी इतनी बड़ी बड़ी नेता हैं सरकार में, क्यों नहीं एक शब्द भी बोल पा रहे हैं? क्या दलितों की बच्चियां नहीं है? क्या शोषितों की बच्चियां नहीं है? क्या पिछड़ों की बच्चियां नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? अच्छा, वैसे मामले सियासत करने वालों को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, चाहे कोई भी दल वो, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो। विपक्ष में हो तो थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि आप जो भी सत्ता में है उससे सवाल पूछेंगे। वो ऐसे मामलों को वोटों की नजर से देखते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही दौर में ऐसी घटनाएं होती रही हैं। यही वजह है कि अभी तक राज्य में कानून व्यवस्था का वो जलाल स्थापित नहीं हो पाया जो गरीबों और पीड़ितों को आश्वासन दे सके, भले ही ये एक दूसरे को टीका टिप्पणी करते रहे। जुलाई महीने में मध्य प्रदेश के सीधी जिले की वो घटना आपको अच्छी तरीके से याद होगी, जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दी। इस मामले में कार्रवाई तभी हुई जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी युवक को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया, उसका सम्मान किया, पैर धोए, खाना खिलाया, घटना के लिए माफी मांगी। लेकिन क्या सिर्फ इस तरह की तस्वीरें राज्य में गरीबों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए काफी हो सकती है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उस नाश्ते के बाद और पैर धोवन के बाद दलितों पर अत्याचार बंद हो गया मध्य प्रदेश में। ज्यादा जरूरत है कि गलत काम करने वालों के मन में कानून का एक डर पैदा किया जाए, पुलिस का इकबाल कायम। लेकिन वो डर शायद उस तरीके से दिखता नहीं। मध्य प्रदेश की हाल ही की कुछ और घटनाओं पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 30 जून को शिवपुरी, साल भर में पहले जुलाई में सागर में ही, 21 जुलाई को देवास में
और 29 जुलाई को छतरपुर में ऐसी ही घटनाएं देखने में सामने आईं। शिवपुरी में नरवर में अनुसूचित जाति के 2 युवकों का मुंह काला किया गया, उन्हें जूते चप्पलों से माला पहनाई गई। आरोप लगा कि उनके मुंह में मल भी भरा गया। पिछले साल 24 जुलाई को सागर में अनुसूचित जाति के एक युवक के कपड़े उतारकर उसकी बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। जुलाई में देवास में आदिम जाति कल्याण विभाग के दफ्तर में घुसकर उप सरपंच के एक दलित कर्मचारी के साथ मारपीट की, ऐसे आरोप लगे कि जाति सूचक गालियां भी दी गईं। इसी साल 29 जुलाई को छतरपुर से एक अनुसूचित जाति के युवक को मल खिलाने के आरोप का मामला भी सामने आया है। ये महज कुछ मामले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े ये बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। 2018 से 2022 तक देश भर में अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के 1,89,945 केस दर्ज हुए। सिर्फ 2021 में 50,900 केस दर्ज किए गए। इनमें से सबसे ज्यादा 7,214 केस अकेले एमपी में हैं, मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अगर देश भर में अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों के केस का औसत 25.3 था। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अगर देश भर में अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों के केस का औसत 25.3 था, तो यह औसत मध्य प्रदेश में 63.6 था। सोचिए नेशनल एवरेज से कितना ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा। इसका मतलब है कि प्रति 1 लाख की अनुसूचित जाति के आबादी के खिलाफ अगर राष्ट्रीय औसत 22.6 है तो मध्य प्रदेश में 63.6%। 2018 से 2022 के 4 सालों में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के यानी कि एससी के खिलाफ मामलों में 51.7% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इजाफा हुआ। इस सब के बारे में कौन बात करेगा भाई? हालांकि यह भी तथ्य है कि ऐसे मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में सिक्किम के बाद सबसे बेहतर रिकॉर्ड मध्य प्रदेश का ही। फिर भी आए दिन ये आंकड़े और घटनाएं शासन और प्रशासन पर सवाल उठाते रहते हैं। सरकारें दलितों के नाम पर वोट तो मांगती हैं, लेकिन उनके खिलाफ अपराध रोकने में वो पीछे हैं, और ये आंकड़े साफ बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में ही 12 अगस्त को प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का मंदिर बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा कर दी, लेकिन यह काफी नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति समाज के रवैये को बदलने के लिए व्यवस्था में शामिल अंधसंख्य लोग, जो मतलब बिल्कुल एकदम ऐसी मानसिकता से प्रताड़ित हैं, जो कि एक्नॉलेज ही करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं है कि ये लोग भी इंसान हैं, इनके भी ह्यूमन राइट्स हैं और ये उनका हक है। ये बहुत जरूरी है। ये जनचेतना शायद आज की डेट में बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े एक तरफ हैं, लेकिन चाहे शिवपुरी में 2 दलित युवकों को मल खिलाने की बात हो, देवास की बात हो, या फिर सागर में ही 1 साल पहले का मामला जो अब इस बार जुलाई में वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक दलित युवक को निर्वस्त्र करके बुरी तरह पीटा जा रहा है, तमाम ऐसे मामले हैं। सीधी का कांड है जहाँ पर एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दिया गया, ये भी वीडियो 3 साल पुराना है। लेकिन तमाम ऐसे कांड हैं, सिर्फ एनसीआरबी के आंकड़े तस्दीक नहीं करते, उसमें तो मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार ख़राब हो ही रही है। फिर चाहे वो दलित उत्पीड़न का मामला हो, आदिवासियों के उत्पीड़न का मामला हो, या महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो। एक बात और, लेकिन अगर एनसीआरबी के आंकड़ों में ही देखें तो ये भी है कि मध्य प्रदेश सिक्किम के बाद दूसरे नंबर का राज्य है जहां सबसे ज़्यादा चार्जशीट हो रही है, यानी जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलने की तरफ जो कानून है वो कदम बढ़ा रहा है। खैर बहरहाल, लेकिन इससे ये बातें छिप नहीं सकती कि इस तरह के अत्याचार पर लगाम लगाने में कानून का जो डर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि भले ही सरकार ये कहे कि ये पड़ोसियों का विवाद था,
एक पारिवारिक झगड़ा था, लेकिन क्या कोई पारिवारिक झगड़े में एक युवक की हत्या कर देता है? क्या कोई पारिवारिक झगड़े में उसकी माँ को निर्वस्त्र करके पिटाई करता है, इतनी पिटाई कि उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़े? क्या उसके बावजूद उनका मन नहीं भरता और उनके घर पर जाके ऐसी तोड़फोड़ करता है कि पूरी छत भी तोड़ देता है? तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक पारिवारिक रंजिश का मामला नहीं है, ये एक इसके पीछे जाति की जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का वो इलाका है जहाँ पूरे मध्य प्रदेश में अगर 16% दलितों की आबादी है तो बुंदेलखंड में 20 से 25% दलितों की आबादी है। लेकिन यही वो इलाका भी है जहाँ सबसे ज़्यादा जातिगत उन्माद के मामले, जातिगत झगड़े के मामले, ये सारी चीज़ें सामने आती रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पेंच हैं। सरकार इसको पारिवारिक झगड़े की बात कहकर न टाले इसकी, क्योंकि लगातार कई मामले बुंदेलखंड से आना या एक दो और जगहों से, ग्वालियर चंबल के इलाकों से आना, ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, वहाँ जो सामाजिक संरचना है, इन सब पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। अच्छा, ऐसे मामले किसी एक राज्य या किसी एक पार्टी के शासन के दौर तक सीमित नहीं है। राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, यहां से भी आए दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान ही है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है उसको मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ जो हो रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन अपने राज्य में नहीं दिख रहा। राजस्थान जहां उनकी सरकार है, 2019 में राजस्थान इस मामले में जहां पहले नंबर पर था, वहीं 2020 और 2021 में राजस्थान दूसरे स्थान पर। ये वो रैंकिंग है जिस पर पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर आना कोई तमगा नहीं है कि हम नंबर 1 आ गए, हम नंबर 2 आ गए, हम नंबर 3 ही रह गए। ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है कि दलित उत्पीड़न में आप नंबर 1 और नंबर 2 आ रहे। 2 भी उतना ही बुरा है। आपको ये तमगा जो है वो कोई बहुत ऊंची रैंक पे नहीं ले जाता, बल्कि ये बताता है कि आपके यहाँ कानून व्यवस्था समाज के दबे कुचले लोगों के प्रति कितनी उदासीन है या कहीं कितनी क्रूर है कि आप रोक ही नहीं पा रहे हैं उसको। हमने अभी आपको बताया था कि अनुसूचित जाति प्रति 1 लाख आबादी के खिलाफ अपराध का राष्ट्रीय औसत 25.3% है। मध्य प्रदेश में 63.6 है। वहीं राजस्थान में यह 60.8 है, यानी कि यहां भी नेशनल एवरेज के डबल से ज्यादा। यह अंतर बहुत कोई खास नहीं है। राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए यह आंकड़ा एक चिंता का कारण होना चाहिए, खासतौर से क्योंकि ये दोनों राज्य अब चुनाव में जा रहे हैं। आप अपने अपने लोगों को क्या जवाब दें? अब यही देखिए, राजस्थान के कोटपुतली में 23 अगस्त को अनुसूचित जाति के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि 2 शिक्षक उसे जातिगत तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे। उसे उन्होंने बुरी तरीके से पीटा भी। राजस्थान के कोटपुतली में अनुसूचित जाति के छात्र की आत्महत्या के बाद जबरदस्त हंगामा। ये 48 घंटे से यहाँ बैठे हुए हो, उसका मकसद क्या है तुम्हारा? किसी को न्याय दिलाना? परिजनों के मुताबिक छात्र ने जातिगत प्रताड़ना से तंग आकर जान दी। उनका आरोप है 1 महीने से 2 शिक्षक छात्र को लगातार परेशान कर रहे थे। उसे बुरी तरह पीटा गया और माता पिता को लेकर भी अभद्र टिप्पणियां की गई। छात्र ने प्रिंसिपल से शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हारकर 23 अगस्त को छात्र ने क्लास में ही फांसी लगा ली। 22 तारीख को फोन किया था रात को 8:15 बजे। वो बोल रहा था पापा 2 टीचर है तो 1 महीने से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। और वो बात किया था तब बचा रो रहा था बहुत बुरी तरह। और बोला फिर अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सुबह देखना तुम्हारा हाल क्या करता हूँ मैं। 1 महीने से दोनों परेशान कर रहे थे उसको, 1 महीने से लगातार। राजकुमार यादव है, एक विवेक यादव है, दोनों परेशान कर रहे थे, दोनों, और दोनों पिटाई करते थे उसकी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दोनों नामजद आरोपी पुलिस के पास। आरोपी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने हत्या के साथ SC/ST एक्ट के तहत भी FIR दर्ज की है। प्रशासन, पुलिस और पीड़ित परिवार के परिजनों के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत पूर्व में जो इनकी मांगे थी, जिसमें पीड़ित प्रतिकार राशि जो है वो अविलंब जारी कर दी जाएगी। 1 लाख की राशि नवोदय विद्यालय द्वारा एक्स ग्राशिया मिलेगी और मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और फोरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अनुसंधान की गति तेज कर दी जाएगी।
अनुसंधान अधिकारी स्कूल में बच्चों के या उससे रिलेटेड जो भी विटनेसेस हैं उनके बयान दिए गए। केस दर्ज होने और मुआवजे के ऐलान के बाद ही परिजन धरना खत्म करने और अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। हालांकि अब तक आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोटपुतली से मुदित गौर के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब राजस्थान के ही बाड़मेर जिले में 8 अप्रैल को अनुसूचित जाति की एक महिला का बलात्कार के बाद जिंदा जला देने का एक प्रकरण सामने आया। बाड़मेर में ही जून के महीने में एक पुलिस कांस्टेबल पर एक अनुसूचित जाति की महिला के बलात्कार और फिर डराने धमकाने का आरोप लगा। तो जो एससी कम्युनिटी है उसके खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ऐसे लगता है नंबर 1 और नंबर 2 का कॉन्टेस्ट चल रहा है। जरा ये ग्राफ देखिए, ये 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है। आप देख रहे हैं कैसे लाइन अप डाउन जा रही है। लगातार हर साल ऐसे लगता है ये होड़ लगती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, जिसमें एमपी पिछले 2 साल से एक मामूली सी बढ़त हासिल किए हुए। लेकिन ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। अनुसूचित जाति के खिलाफ दर्ज अपराधों के मामले में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र का भी रिकॉर्ड काफी खराब है। कुल दर्ज अपराधों के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, यूपी में भी आगे, और अनुसूचित जाति के खिलाफ औसत अपराधों के मामले में 5वें स्थान पर। महाराष्ट्र की इन ताजा घटनाओं का ही अगर आप हाल लें, जिससे अनुसूचित जाति समाज काफी नाराज है। राज्य के अहमदनगर जिले में एक गांव में बकरी और कबूतर चुराने के शक पर, डाउट पर, अनुसूचित जाति के 4 युवकों के कपड़े उतारकर उन्हें पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा गया। आरोप है कि उन पर थूका तक गया। उधर महाराष्ट्र के जालना में अनुसूचित जाति के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बकरी कबूतर चोरी के शक में कपड़े उतारे, पहले थूका, पेशाब किया और फिर पेड़ से उल्टा लटकाया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है। यहाँ पर बकरी और कुछ कबूतर चुराने के संदेह में 6 लोगों ने 4 एससी युवकों पर कथित तौर पर पेशाब किया, उन पर थूका, उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें थूक चाटने के लिए मजबूर किया और फिर उन्हें पेड़ से उल्टा लटका दिया और पिटाई की। घटना श्रीरामपुर तालुका के हरे गांव की है। मी घरी होतो, माझ्या राहत्या घरी आमच्या गावातील पप्पू पारखे आणि राजू बोरगे। मैं घर पर था। मेरे घर पप्पू पारखे और राजू बोरगे ये 2 लोग आए और मुझे युवराज गलांडे के घर लेकर गए। वहाँ युवराज गलांडे नाना पाटिल थे। उन्होंने मुझे कपड़े निकालने को कहा और मेरे साथ मारपीट की। मेरे पैरों पर रस्सी बांधकर मुझे उल्टा लटकाया गया। मेरे साथ 3 छोटे बच्चे थे, उन्हें भी पीटा गया। हम उनके पड़ोसी हैं। हम निचली जाति महार से हैं। उन्हें इस बात का गुस्सा था। हमारे अंग पर उन्होंने पेशाब किया। जूतों पर थूककर हमें चाटने को कहा गया। यातना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो 2 मुख्य आरोपी हैं युवराज गलांडे और मनोज बोटखे, इनको आज सुबह गिरफ्तार किया है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के जालना जिले से भी सामने आई है। बदनापुर तहसील में 25 वर्षीय एक एससी युवक सिद्धार्थ मंदाले की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। इस पर भी चोरी का संदेह था। जब पिटाई चल रही थी, सिद्धार्थ ने गांव में एक रिश्तेदार को फोन किया और घटना की सूचना दी। मदद मांगने का उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। मला त्यांचा फोन आला की बाबा दाजी तुम्ही पटकन या आणि असं झालं, मला लोक मारतात। मुझे सिद्धार्थ का फोन आया कि कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया। कुछ कहे बिना आते ही पीटना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि वो यहाँ ना रुके, जल्दी निकल जाए। उसने कहा कि उसमें शक्ति नहीं बची है भागने की। ये कहने के बाद उसका फोन बंद हो गया।
हमारी जो बात हुई है वो पूरी रिकॉर्डिंग फोन पर है। उसने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आवाज पहचान कर दोषियों पर कार्रवाई हो। त्यांचे नाव काही घेतलेले नाही, पण त्यांच्या आवाजावरून आपण त्यांना समजा पकडू शकतो। पिटाई के बाद युवक को इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। मामले में 4 आरोपी बनाए गए हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ऐसी घटनाओं से आक्रोशित एससी समाज सख्त कार्रवाई की मांग के साथ सड़कों पर है, तो वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी जोर पकड़ चुकी है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो बड़ा आरामदायक है ना नेताओं के लिए कि एक राज्य में हो रहा है तो विपक्ष आवाज उठा दे, दूसरे राज्य में हो रहा है तो वहां की विपक्ष आवाज उठा दे, लेकिन मामले तो कम होने का नाम नहीं ले रहे। दलित मामलों पर लिखने वाले युवा चिंतक सूरज येंगड़े, उनसे हमने बात की तो वो बता रहे हैं कि आज के दौर में भी अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमने दलितों पर अत्याचार के ऐसे मामलों पर क्या होना चाहिए आगे, उसके लिहाज में भी हमने बात की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक संजीव चंदन से। तो इन दोनों की आपसे बातचीत, हमारी जो बातचीत थी वो आपको सुना। हमको 2 स्तर पर काम करना होगा। पहला स्तर जो है सामाजिक लेवल पर, और दूसरा जो है हमको यहाँ के जो सिस्टम है, जहां पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, पुलिस सिस्टम आ गई है, स्टेट आ गई है, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर काम करना होगा। स्तर सामाजिक स्तर पर जो है यहाँ का जो जुल्म करने वाला वर्ग है वो इसके लिए जुल्म कर रहा है ताकि उसको पता है कि हालांकि कानून इतना खतरनाक होने के बावजूद भी वो डरा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जाति का घमंड, वो पहाड़ इतना जोर से उसके जीवन में जी रहा है, वो सोच भी नहीं रहा है कि इतने खतरनाक कानून की अगर उसको लग जाती है तो उसको बड़ी जिंदगी में दुविधा होने वाली है, फिर भी वो कर रहा है। तो मुझे लगता है एट्रोसिटी कानून को लेकर जो दायरे उसके बढ़ाए गए हैं, हमको समाज में जाकर, विशेषकर जो जुर्म करने वाला समाज है, उनके अंदर जाके उनकी शिक्षा करना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है और उनको इसका खौफ भी देना जरूरी है। डिटरेंट इफेक्ट जिसको कहते हैं लॉ का, वो करना जरूरी है। दूसरी बात रही सिस्टम की, तो मुझे लगता है कि जुडिशरी स्पेशल ट्रायल इसके बनने चाहिए। एट्रोसिटी कानून की केसेस को एक विशेष न्यायालय में इसकी इमीडिएट जो जांच होकर इसका जो वर्डिक्ट आना चाहिए, वो उस तरह से हमको देखने को मिलना चाहिए। और साथ में कि भैया दलित या आदिवासी के खिलाफ जुर्म करने में आपका क्या भला है, इसके ऊपर सवर्णों की कॉन्फ्रेंस होकर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए समाज के अंदर। इसके अंदर जो है इसके अंदर जितने भी समाज में सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन है, वो इसके ऊपर एग्रेसिवली काम करते समय तो मुझे दिखते नहीं। तो मुझे लगता है हमको ये एक व्याप्त इसका बढ़ाकर काम करने की बहुत बहुत जरूरत। घटनाएं बढ़ती हैं, उसमें हमेशा विक्टिमाइजेशन नहीं होता है। दो तरफ से चीजें है। इसी को मैं नोट करा रहा हूं कि दलित समाज काफी पावरफुल हुआ है तो पिछले 70-75 सालों में। जो संविधान का जो असर है वहां उस समाज में मध्यवर्ग बना है। तो उस लिहाज से जब कोई घटना एट्रोसिटी की घटती है या किसी भी तरह की सेलिब्रेशन की बात मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए विरोध हुआ और उसमें हत्या होती है। तो चूंकि असर्सन बढ़ रहा है, इसलिए इधर से भी जो प्रिविलेज समाज है, जो सवर्ण कास्ट है, जिसको कई तरह की जाति की सुविधाएं मिली हुई हैं, वो सुविधाएं छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, पढ़ता लिखता हुआ दलित, आप देखिए कि IITs में, यूनिवर्सिटीज में दलितों को आत्महत्या करने के लिए भी, क्योंकि पढ़ते लिखते दलित बर्दाश्त नहीं होते सवर्ण समाज को, जिसे प्रिविलेजेस मिला हुआ था, जिससे लगता था कि एक अनपेड, कई बार पेड कई बार अनपेड, बहुत ही सस्ता लेबर समूह के तौर पर दलित समुदाय था। तब तक तो एक समरसता बनी रहती है, लेकिन जैसे ही इक्वालिटी, समता के लिए क्लेम होता है दलित समाज से, तब जाकर के एट्रोसिटी बढ़ती है और उसका उस दलित समाज की तरफ से एक तरह से तो, और वो चीजें थाने में भी पहुंच रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो बढ़ती हुई चीजें हैं, जो कानून बना हुआ है, वो कानून मददगार ही है। कानून नहीं होता तो ये घटनाएं थानों में पहुंचती भी नहीं। ये दलितों के भी मामले में है और महिलाओं के भी मामले में। इसलिए कई बार बढ़ती हुई घटनाओं को हम जैसे लोग असर्सन के तौर पे भी लेते हैं। इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि पिछले 7-8-10 सालों में और लगातार एट्रोसिटी बढ़ रही है। तो ये तो हमने बात की एक त्रासदी की, और आइए अब बात करें एक और त्रासदी। बात करें उन नन्हे सपनों की जो पंख लगने से पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं। ये बड़ी दिल तोड़ने वाली खबर है।
राजस्थान में इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग के लिए मशहूर कोटा में कल रविवार को एक ही दिन 2 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। दोनों ही छात्र मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे थे। इस घटना से कोटा में सनसनी। कोटा, एक दिन और 2 आत्महत्याएं। आविष्कार संभाजी कासले। टेस्ट देने के बाद ये छात्र 6ठी मंजिल से कूद गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। 18 साल के आदर्श राज ने इसी घटना के बाद आत्महत्या कर ली। दोनों छात्र नीट की पढ़ाई कर रहे थे। रविवार को मासिक परीक्षा थी और दोनों को एग्जाम में अच्छा नहीं करने का तनाव था। यहाँ नीट की तैयारी कर रहा था, साथ साथ 12th में पढ़ रहा था। इसके रहने वाला अहमदनगर महाराष्ट्र का है। नाना नानी साथ रहते हैं इसके तलवंडी में। आज इसका एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम 3:20 पर ओवर होना था। 5 मिनट पहले क्लास रूम से निकला है, 6ठी मंजिल पर जाकर नीचे छलांग लगा ली। चिंता का विषय है कि सिर्फ 8 महीने में 23 छात्रों ने कोटा में आत्महत्या की है। ये ज्यादातर बच्चे 17 और 18 साल की उम्र के हैं। कोचिंग के साथ साथ इनको अपनी स्कूल की पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ता है। और कोचिंग का मतलब है कि ये एक कोटा फैक्ट्री जिसे कहते हैं उस तरह है, जहाँ सिर्फ मार्क्स पर ही ध्यान दिया जाता है। खेल कूद के अवसर नहीं है, ज़्यादा दोस्तों के साथ टहलने का कोई मौका नहीं है। और ऐसे घर से दूर ये बच्चे इस दौड़ में पिछड़ जाते हैं। आज एक दिन अगर बाई चांस छूट भी गया तो यहाँ चलता थोड़ा स्पीड चले तो बहुत कोर्स हो जाता है। और 3-3 4-4 का पीरियड चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। होमवर्क भी होगा, प्लस क्वेश्चंस ऐसे हैं कि शुरुआत में टाइम तो लेगा, तो बच्चा प्रेशर में और नहीं कर पाता। मैं खुद फेस किया हूँ। एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आधा घंटा लगता, तो बच्चा सोचता नहीं करें। 12 के बाद जेईई दिया था मैं, तो उसमें 83 परसेंटाइल कुछ आया, तो बोले कि और थोड़ा मेहनत करने से शायद हो जाए। तो वो सोच के बोले कि कोटा जाने से हो जाएगा, तो मैं भी बोला हाँ शायद हो सकता है। तो वो सोच के बोले कि ठीक है जाना, मेहनत करना, करा देता हूँ एडमिशन। में ठीक। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कोटा की कोचिंग तनावपूर्ण है। बच्चे की काबिलियत हो या नहीं, उसे कोचिंग में दाखिला मिल ही जाता है और फिर बच्चों के बैच बनाए जाते हैं। जो बच्चे अच्छा करते हैं उन पर ज़्यादातर फोकस रहता है। कोटा में कोचिंग स्टार्ट हुई थी तो इसका एक पैटर्न ये था कि बच्चा अपनी स्कूलिंग पूरी करता था, उसके पश्चात वो कोचिंग में एडमिशन लेता था और उसके लिए उसका एक प्रिलिमिनरी एडमिशन टेस्ट होता था। तो जो बच्चे योग्य पाए जाते थे उन्हीं को आगे कोचिंग जारी रखी जाती थी और जो उस टेस्ट में नहीं होते उनको ये कह दिया जाता था कि भाई आपकी इस क्षेत्र में कोई ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं, तो आप कुछ और क्षेत्र में जाएं या कुछ और कुछ करें। धीरे धीरे इसने एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया। जी सर। कोटा प्रशासन ने अब कुछ कदम उठाए हैं। 2 महीने के लिए ये तनाव पैदा करने वाले टेस्ट नहीं होंगे। कोचिंग का समय आधा कर दिया गया है। मनोरंजन के लिए 1 क्लास रखी गई है, लेकिन शायद बच्चों को बचाने के लिए कोई ठोस और निर्णायक उपाय ढूंढने पड़ेंगे। कोटा से शाकिर अली के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ। इस साल कोटा में पढ़ाई के बोझ तले तनाव में डूबे 23 छात्र अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। 23। ये आंकड़ा बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले कुछ सालों के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो आपको एक आइडिया मिलेगा। जैसे कि साल 2023 की बात करें तो अब तक 23 मौत, 2022 में 15, 2022 दिसंबर में एक दिन में 3 मौत हो गई थी, 2021 में 9 मौतें, 2019 और 20 में कोरोना के चलते कम छात्र थे, इस वजह से ये मौत का आंकड़ा जो है वो आपको कम दिख रहा है, 9 ही। 2018 में 12 मौत हुई थी, 2017 में 10। सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा। इसके कई पहलू। एक पहलू तो ये है कि कई माँ बाप अपनी इच्छाओं का बोझ अपने बच्चों पर डाल देते। हम लोग गरीबी में हैं, हम लोग थोड़ा सा जल्दी से कुछ पैसा जुटा लें, अपने बच्चे को ढकेल दें इस कोटा फैक्ट्री में कि फिर बच्चा कुछ बन जाएगा, फिर हमको हमारी गरीबी में से निकालेगा ये बच्चा। तो फिर वो प्रेशर आपने बचपन से ही उस बच्चे के ऊपर डाला हुआ है कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। बच्चा देख रहा है कि घर में तनाव हो रहा है, बच्चा जानता है कि बहुत ही सीमित संसाधनों के बाद
माँ पिता जो हैं उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे यहाँ पहुँचाया है। अब उसके ऊपर ये एडिड प्रेशर हो गया, प्लस वहाँ पीयर प्रेशर इतने सारे बच्चों के बीच में। घर में वो बता नहीं सकता क्योंकि घर में इस बात को लेकर के माँ बाप तनाव में आ जाएंगे। ऐसे में आप सोचिए कितना उसके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं उस बच्चे के ऊपर। ये कुछ ऐसा ही है कि तैरने में माहिर मछली को कोई उड़ने को कहे और उड़ने में माहिर चिड़िया को कोई तैरने को कहे। मानिए ना मानिए, हम में से कितने ही माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। ऊपर से हर बच्चे के मन में आईआईटी या एम्स जैसे संस्थान में निकलने की बात ऐसे कूट कूट कर भर दी जाती है। क्या पता बच्चा ना जाना चाहता हो, ना बनना चाहता हो डॉक्टर, ना बनना चाहे वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, हो सकता है उसको पेंटिंग करने का मन हो। आप मानेंगे इस बात को? नहीं। तो गलती माँ बाप की भी। इनके लिए दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती हैं इन दोनों चीजों के लिए। जब बच्चों को अपनी दुनिया का विस्तार करना चाहिए तब उनकी दुनिया बहुत ही सीमित कर दी जाती है, कमरों में बंद कर दिया जाता है। कंसंट्रेट करो, उज्जवल भविष्य के लिए आज पढ़ लो। तो फिर इतना दबाव आप डालेंगे, जरूरी नहीं है ना हर बच्चा झेल पाए। तो गलती माँ बाप की। माता पिता लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को कोचिंग संस्थानों में डालते हैं और इसका दबाव बच्चों को झेलना पड़ता है। न जाने कितने ही अभिभावक कर्ज लेकर बच्चों को इन कोचिंग संस्थानों में ढकेलते हैं अपने कथित सपनों को पूरा करने के लिए। इन भारी दबावों के साथ 15-16 साल की कच्ची उम्र के ये छात्र और छात्रा कोचिंग संस्थानों में पढ़ने जाते हैं और वो घर से दूर भी रहते हैं। किसी से वो बात नहीं कर सकते, जहां हैं वहां प्रेशर, घर में बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां से प्रेशर। कहां जाएंगे वो, सोचिए। कई छात्र इस बदलाव से सामंजस्य बिठा ही नहीं पाते और यहीं गड़बड़ हो जाती है। फिर कोचिंग संस्थानों में छात्रों की वो होड़ देखते हैं। और उसके अलावा इन कोचिंग संस्थानों में भी एक अलग ही जातीय व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम बना दिया है, वर्गीकरण कर दिया गया है। अल्फा बैच, बीटा बैच, लीडर बैच, टॉपर बैच, न जाने क्या क्या। जो छात्र इसमें नहीं आ पाते हैं वो अंदर अपने आप के अंदर एक हीन भावना पाते हैं। अब आप सोचिए ये क्यों, ये जातीय व्यवस्था में आप 15-16 साल के बच्चों को डाल रहे हैं? क्यों आप उनका वर्गीकरण कर रहे हैं कि बीटा बैच, अल्फा बैच, लीडर बैच, टॉपर बैच? इनमें अगर आप नहीं हैं, नीचे हैं, तो फिर आप एक तरीके की कोटा की एजुकेशन की जातीय व्यवस्था में आप अनुसूचित जाति, आप उससे ऊपर उभर ही नहीं पाते। ये तनाव बच्चों के ऊपर रहता है। क्या कोचिंग संस्थान कभी इस बारे में गंभीरता से सोचते हैं कि वो इन कोमल मन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? पढ़ाई का टाइम टेबल भी इतना टाइट होता है कि बच्चों को ठीक से सो पाने का समय भी नहीं मिल पाता है। और खेलने कूदने की तो आप बात ही छोड़ दें। बच्चे आपस में ठीक से घुलना मिलना भी चाहें तो उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो भी नहीं कर सकते। ऐसे में कितने ही बच्चे भावनात्मक तौर पर अकेले और कमजोर हो जाते हैं, इसकी जरा कल्पना आप करके देखिए। और उसके बाद फिर वो खुदकुशी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? इसीलिए वाक्य बढ़ रहा है। क्या ये इतना मुश्किल है समझने के? आनंद कुमार जी से भी बात की हमने सुपर 31। जो बच्चा क्लास मिस कर रहा है, जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, जो उदास है, घबराया हुआ है, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और ये करना बहुत दिक्कत की बात है क्योंकि भाई क्लास में टीचर ही कर सकते हैं, क्योंकि बगल में बैठा हुआ उसका दोस्त बच्चा, वो तो अपने आप को दूसरे बच्चे का कॉम्पिटिटर समझ रहा है एक दूसरे को, तो वो नहीं आइडेंटिफाई करेगा। वो तो अपने आप को देखता है। ये गला काट प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा में वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जहां तक पेरेंट्स की बात है, तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि पेरेंट्स को भी नंबर जा रहे हैं कि आपके बच्चे कहाँ हैं, अभी क्या कर रहे हैं। वो पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है, लेकिन उसका नतीजा हमेशा गलत होता है। पेरेंट्स बहुत डांटने लगते हैं, बच्चों पर दबाव बनाने लगते हैं, बोलते हैं बेटा मैंने तो अपनी आखिरी कट्ठे जमीन बेच दी, अब तुम मुंह दिखाना मत असफलता के साथ, सफलता के साथ आना, वगैरह वगैरह। तो पेरेंट्स का भी काउंसलिंग होना चाहिए। हम एसपी साहब को ये भी रिक्वेस्ट करेंगे उनकी भी व्यवस्था करें। जो बच्चा का खराब मार्क्स आ रहा है, जो बच्चा घबराया हुआ, पहले पेरेंट्स से बात करे, तब बच्चों से बात करें। ये व्यवस्था होगी तो आज का इस शो की सार्थकता सबसे ज्यादा होगी।
हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की तमाम कोशिशों के बावजूद हरियाणा प्रशासन ने नूंह में कोई शोभा यात्रा नहीं निकालने दी। पूरा नूंह सोमवार को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिन्होंने जबरदस्ती यात्रा निकालने की कोशिश की उन्हें हिरासत में भी लिया गया। प्रशासन की चौकसी के चलते पूरे हरियाणा में कहीं भी हिंसा की कोई भी खबर नहीं आई। यानी कि अगर प्रशासन सख्त हो, चुस्त हो, तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तो साफ हो गया आज। यानी कि अगर आज हो सकता है तो उस दिन भी हो सकता था। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। सोमवार तड़के से ही पूरा नूंह सील था। सोहना टोल पर हाईवे से आने जाने वाली हर गाड़ी की भी सघन जांच की गई और उनको हिदायत दी गई कि वो नूंह नहीं जा सकते। हम इस वक्त नूंह में खड़े हुए हैं और यहाँ से नूंह शुरू हो जाता है। ये सीमा है और पूरी तरीके से सीमा को सील किया गया है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स तो है ही, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, साथ ही वज्र वाहन है और बाहर से आने वाली किसी गाड़ी को नूंह में अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो नूंह के रहने वाले लोग हैं उनको ही अंदर जाने दिया जा रहा है। ये तैयारी है। वीएचपी और तमाम हिंदू संगठनों के लोगों को इजाजत नहीं दी जा सकती है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ऐलान के मुताबिक दिन भर नूंह में शोभा यात्रा निकालने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नूंह के अंदर घुसने नहीं दिया और तुरंत हिरासत में लेकर सड़कों से हटा दिया। हिंदू संगठनों को यात्रा निकालने की अनुमति न देने की वजह से नाराज कुछ वीएचपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला भी फूंका। लगभग 12 बजे विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार नूंह के नल्हड़ मंदिर में जाकर जलाभिषेक करने की मांग के साथ एक बड़ा काफिला लेकर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी रोक लिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आलोक कुमार के साथ कुछ 12 लोगों को प्रशासन की गाड़ियों में मंदिर में जाकर जलाभिषेक कराया और सुरक्षा के साथ नूंह से बाहर निकाल दिया। हम सबको इस बात की खुशी और तसल्ली है कि आज का दिन बहुत सुख शांति के साथ निपट गया, किसी भी अप्रिय घटना के बिना। कुछ विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार आए थे, उनको आपने जलाभिषेक करवा के भेज दिया, सकुशल वापस चले गए। कोई हल्ला हंगामा, कोई कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं हुआ? जलाभिषेक आए करे तो वो आए थे, उन्होंने किया, उनके साथ कुछ साधु संत थे बड़े अच्छे तरीके से जो भी। और वही क्यों हमारे करीब 650-700 लोग जो स्थानीय भी हैं सबने आज जलाभिषेक किया है, भंडारे का प्रसाद लिया है। कुछ ग्रुप मोबिलाइजेशन हो रहा है और वो ग्रुप मोबिलाइजेशन में जिस तरह की बातें आ रही थी मीडिया पोस्ट के ऊपर, तो हमें लगा कि बाहर का ग्रुप मोबिलाइजेशन यहाँ की जो हमारी एक कानून व्यवस्था है और यहाँ का जो एक शांतिप्रिय जो माहौल बना हुआ है उसमें शायद कुछ अड़चन डाल सकता है। 31 जुलाई को बजरंग दल की शोभा यात्रा में हुई हिंसा से सबक लेते हुए हरियाणा पुलिस ने सख्ती बरती तो नूंह में एक पत्थर भी नहीं उछाला गया। अगर पुलिस 31 जुलाई को भी ऐसे चौकस रहती तो ना हिंसा में 6 लोगों की मौत होती और न जान माल का नुकसान। नूंह से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में इतना ही। नमस्कार।